चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम इजी शॉर्ट नंबर 4। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, और इसका आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि टेंशन का बिहेवियर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन का बिहेवियर क्या होता है। अगर टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन का बिहेवियर हमसे ठीक से समझ में आ जाता है, उसका डायरेक्शन हम समझने लग जाते हैं, वो किस डायरेक्शन में लगती है और कैसे लगती है, उसकी हम ठीक से अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, तो डेफिनेटली हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कई बच्चे इसके डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर देते हैं, तो मैं आपको ठीक से समझाऊंगा कि टेंशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, और अपने लेवल पे +2 लेवल पे हम इनको कैसे डील करते हैं। तो हम बात करते हैं इजी शॉर्ट नंबर 4 की, और अब बात करेंगे कि व्हाट इज द टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। बेसिकली सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं टेंशन क्या होता है। तो देखिए, टेंशन एक तरह का फोर्स है। फोर्सेस के नेचर की अगर बात की जाए तो नेचर के अंदर 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक इंटरेक्शन। तो जो बाद वाले 2 फोर्सेस हैं, कौन कौन से 2 फोर्सेस? एक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा वीक इंटरेक्शन। ये फोर्सेस तो मॉडर्न फिजिक्स में आप डिटेल में स्टडी करोगे, या हो सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाए और वीक इंटरेक्शन के बारे में हल्का सा आपको आइडिया ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन पहले जो 2 फोर्स मैंने आपसे बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बाकी सारी फिजिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। अब आप कई बार बात करते हो साहब, आप 4 ही तरह के फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, बाकी 2 फोर्सेस आपने मना कर दिए कि साहब हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर काम नहीं आएंगे। तो फिर ये टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स या सरफेस टेंशन का फोर्स, ये सब क्या है? देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो बिहेवियर होता है वो लगभग सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। उसका फॉर्मूला भी आप 9th क्लास से पढ़ते हो, Gm1m2/r²। इन क्लासिकल मैकेनिक्स हम उसको mg की फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो आप जरा समझिए कि जो mg नहीं है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हमारे यहां क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पिक्चर में आएंगे वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। इसका मतलब टेंशन जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, विस्कस फोर्स भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। ये सब फोर्सेस का बिहेवियर जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब यहां ध्यान से समझना कि टेंशन क्या होता है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को किसी वॉल से अटैच करके जब पुल करते हो तो उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। टेंशन, या हिंदी में बोलेंगे तनाव। तो जो टेंशन है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और आप याद रखें, रस्सी से या स्ट्रिंग से या रोप से कोई भी सरफेस को बांधकर पुल करने पे जो लगने वाला फोर्स होता है वो पुलिंग फोर्स है। इसका मतलब टेंशन एक तरह का पुलिंग फोर्स है, और पुलिंग हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होती है। पुलिंग हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होती है, वो सरफेस के अंदर कभी भी पुलिंग नहीं हो सकती, अंदर की तरफ हमेशा पुशिंग होती है। तो अगर आप रस्सी से बांध के चीजों को पुल कर रहे हैं तो डेफिनेटली टेंशन का बिहेवियर पुलिंग नेचर का होता है। पुलिंग इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से देखेंगे वहां से बाहर की तरफ। ध्यान से देखें, टेंशन इन द स्लेक स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0। कोई भी रस्सी कहीं पड़ी हुई है, लूज पड़ी हुई है, तो उसके अंदर टेंशन क्या माना जाता है? 0। ये आप सब जानते हो। दूसरी बात करें, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स। अगर किसी वर्टिकल वॉल से एक रस्सी को बांध दिया जाए और किसी फोर्स से पुल किया जाए तो आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो पुलिंग फोर्स यहां प्रोड्यूस हो रहा है, आपने जो पुलिंग फोर्स लगाया, उस पुलिंग फोर्स की वजह से वॉल बाहर की तरफ पुल होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सब पुलिंग इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रखना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर इसका नेचर पुलिंग है तो ये जो टेंशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो वॉल को बाहर की तरफ ऐसे पुल कर रही होगी, और अगर जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां से आपने फोर्स लगा रखा है, वहां से देखेंगे तो टेंशन इधर हो जाएगा और टी की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगी। हमें पता है कि वॉल रेस्ट पे है, स्ट्रिंग रेस्ट पे है, तो नेट फोर्सेस 0 होंगे। तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उतने ही मैग्नीट्यूड के इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर वॉल से देखोगे तो टेंशन बाहर की तरफ देखेगा, और यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां आपने फोर्स लगा रखा है वहां से देखोगे तो अंदर की तरफ लगेगा। मतलब जहां से देख रहे हो वहां से अंदर की तरफ, वहां से बाहर की तरफ, वहां से बाहर की तरफ, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। वॉल से देखेंगे तो बाहर की तरफ उधर, जहां फोर्स लगा रखा है वहां से देखें तो बाहर इधर बनेगा। याद रखें,
पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बाहर की तरफ टेंशन का डायरेक्शन होगा। ये मैं अभी आपको और समझाऊंगा वन बाय वन। तीसरा पॉइंट देखें, टेंशन इन स्ट्रिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और 0 तब होगी जब हमारी स्ट्रिंग स्लैग्ड है, यानी इसके अंदर कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैग्ड है। ये ध्यान रखें। आगे देखें, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सी बात कर रहा हूं मैं। ये बच्चों एक स्ट्रिंग है। जो स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग के बारे में अगर बात की जाए तो आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? आइडियल स्ट्रिंग की अगर बात की जाए तो आइडियल स्ट्रिंग होती है मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल। और जब वो किसी सरफेस पे रन करती है तो हमें फ्रिक्शन भी कंसीडर नहीं करना है। याद रहे, आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि देखिए, आप कह रहे हैं मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल है। क्या कोई भी मटेरियल मासलेस होता है? नहीं होता है। इट इज अ रिलेटिव टर्म। इसका यह मतलब हुआ कि जो रस्सी से बंधी हुई बॉडीज हैं, हैंगिंग बॉडीज हैं, उनके मास के कंपैरिजन में रस्सी का मास या स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल होगा, तो हम इसको मासलेस अज्यूम कर लेते हैं। आप इमेजिन करें कि एक क्रिकेट बॉल को आप एक पतले से धागे से हैंग कर दें, तो क्रिकेट बॉल के मास के कंपैरिजन में उस धागे का मास नेग्लिजिबल होगा, तो मैं कह सकता हूं कि वो धागा मासलेस है। ऐसी बहुत सारी हम सिचुएशन बना सकते हैं जब हम बात कर सकते हैं कि स्ट्रिंग का मास हैंगिंग बॉडीज के कंपैरिजन में, हैंगिंग बॉडीज के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो याद रहे, मासलेस का मतलब नेग्लिजिबल मास लिया जाता है। तो यहां अगर देखा जाए तो जो हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग होती है, आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल का मतलब ये होता है कि जब उसको आप पुल करोगे तो उसकी लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे इन जनरल आप क्या लेते हो, कोई इलास्टिक या रबर ले लें आप, ठीक है, जब उसको आप पुल करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बदल जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है। आइडियल स्ट्रिंग्स कभी भी हम स्ट्रेचेबल अज्यूम नहीं करेंगे। आइडियल स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज मासलेस एंड नॉन स्ट्रेचेबल। और अगर ये मासलेस है तो इसके खुद के वेट की वजह से इसमें कोई टेंशन नहीं आएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी रस्सी के अंदर टेंशन की वैल्यू 0 होगी। हम अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे। टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी 0 ड्यू टू ओन वेट। खुद के वेट की वजह से कोई टेंशन कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं मासलेस है, और अगर मासलेस है तो इसका mg 0 माना जाएगा, और mg 0 माना जाएगा तो इसमें कहीं कोई टेंशन कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन अगर मान लो इस सीलिंग से मैं कोई स्ट्रिंग अटैच कर दूं और कोई मास हैंग कर दूं m, ये जो मास m हैंग हो रखा है, आप मुझे बताइए इस सिचुएशन के अंदर क्या मैं आपसे ऐसी बात कर सकता हूं कि साहब m जो है, ये m मास जो है, इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड कैपिटल mg फोर्स लग रहा होगा, और वो कैपिटल mg यहां से देखूंगा तो टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस t से बैलेंस होगा। हम कह सकते हैं कि रस्सी के अंदर आने वाला जो टेंशन है वो mg के बराबर होगा। और क्योंकि रस्सी का खुद का कोई मास नहीं होता, रस्सी का खुद का कोई मास नहीं होता, तो इस रस्सी के हर पॉइंट पे आने वाला टेंशन इस mg के बराबर ही होगा। फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से बाहर की तरफ लिया जाता है। तो अगर आप यहां से देखोगे ब्लॉक से तो टेंशन ऊपर होगा, और अगर आपने सीलिंग से देखा तो टेंशन नीचे होगा। वही टेंशन mg के बराबर होगा, पर इसके हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू एग्जैक्टली सेम बना रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी होगी। आगे समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन एट एवरी पॉइंट विल बी mg ड्यू टू हैंगिंग वेट। हैंगिंग वेट की वजह से ही टेंशन होगा, खुद के मास की वजह से कोई टेंशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग हमेशा मासलेस होती है। आगे बात करें, टेंशन इन आइडियल स्ट्रिंग जो कि मासलेस है और फ्रिक्शनलेस भी माना जाता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इज इक्वल टू एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। हर पॉइंट पर आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सेम माना जाता है, लेकिन अलग अलग स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन अलग अलग हो सकता है। टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग्स में बी डिफरेंट। समझे, ये सीलिंग है और इस सीलिंग से हमने कोई स्ट्रिंग कनेक्ट की और यहां m मास हैंग कर दिया। इस m मास से एक रस्सी और जोड़ दी और नीचे एक m मास और हैंग कर दिया। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि साहब ये स्ट्रिंग S1 है और ये स्ट्रिंग S2 है। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग है। आप ये कह सकते हो कि देखिए यहां पर जो mg होगा, कैपिटल mg, वो यहां के टेंशन से बैलेंस रहेगा T1 से, और ये T1 कैपिटल mg के बराबर होगा। लेकिन बच्चों यहां से अगर मैं देखूंगा तो इसका खुद का mg नीचे, ये जो यहां हैंगिंग मास है इसको मान लो A मान लेता हूं और इसको B मान लेता हूं, तो जो B है उसका mg नीचे, और इस रस्सी के अंदर S2 के अंदर यहां से देखने पे टेंशन नीचे दिखेगा। मैंने आपसे कहा टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही टेंशन T1 नीचे की तरफ हो जाएगा। T1 की वैल्यू mg के बराबर है। आप मुझे बताइए अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे तो इस पे डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस 2 mg हैं, तो यहां जो टेंशन T2 होगा वो डेफिनेटली 2 mg के बराबर हो जाएगा।
और यहां से देखोगे तो वही टेंशन T2 नीचे की ओर दिखेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2mg। आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन अलग अलग हो सकता है, पर किसी भी एक स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम बना रहेगा। अच्छा, एक तरीका और आप बात कर सकते हैं, बताइए इस स्ट्रिंग का जो वेट है, इस स्ट्रिंग ने किसका वेट बियर किया हुआ है? इसने सिर्फ ये वाला वेट बियर किया हुआ है, तो इस वेट की वैल्यू mg होगी, तो यहां का टेंशन mg होगा। पर यहां से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा वेट इस वाली स्ट्रिंग ने बियर किया हुआ है, तो पूरा का पूरा वेट 2mg होगा, तो यहां का टेंशन 2mg होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपके यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी होगी। तो याद रहे, आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम बना रहता है, लेकिन अलग अलग स्ट्रिंग्स में टेंशन अलग अलग हो सकता है, राइट। चलिए बात करते हैं आगे। टेंशन इन अ रोप स्ट्रिंग विद मास, एक ऐसी रस्सी जो बहुत ज्यादा हेवी है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग होगा खुद के वेट की वजह से। टेंशन इन अ रोप स्ट्रिंग विद मास मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रोप। समझे ध्यान से, ये सीलिंग है और इस सीलिंग से मैंने कोई एम मास की रोप हैंग कर दी, बहुत हेवी रोप है। अब इसका मास होगा, और इसका मास होगा, मान लेता हूं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो L ले लेते हैं, और जो इसका टोटल मास है वो हम कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि यहां का जो टेंशन है, इस पॉइंट का टेंशन, वो इसके नीचे वाले हैंगिंग मास की वजह से होगा। यहां का जो टेंशन है वो यहां से यहां तक के मास की वजह से होगा। यहां का जो टेंशन है वो इस पूरे के पूरे मास की वजह से होगा। यहां का जो टेंशन है इस पूरे मास की वजह से होगा। यहां का टेंशन नीचे वाले हैंगिंग मास की वजह से होगा, और यहां का टेंशन पूरी की पूरी रोप के mg के बराबर होगा। मतलब यहां मैक्सिमम टेंशन होगा, और यहां टेंशन की वैल्यू 0 है। मतलब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप समझें, इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं आपके दिमाग में। इसको क्लियर करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं वापस से कि मान लो कोई हेवी रोप हैंग की हुई है। बच्चों एक बात बताइए, यहां ए पॉइंट का टेंशन अगर T1 है, तो T1 के लिए रेस्पॉन्सिबल मास कौन सा होगा? इसके नीचे वाला, मतलब इस वाली लेंथ का। मान लेता हूं यह वाली लेंथ यहां से यहां तक x1 है, और इस x1 लेंथ का मास m1 है। इस x1 लेंथ का जो मास है, अगर उसको मैं m1 कंसिडर कर लेता हूं, तो बच्चों इस T1 की जो वैल्यू होगी वो m1 इंटू जी के बराबर होगी। आप ये भी देख सकते हैं कि m1 की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं टोटल मास m और टोटल लेंथ l ले लूं, तो मास ऑफ लेंथ x1 अगर m1 है, तो m1 कैसे लिखूंगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द गिवन सेक्शन x1, ऐसे मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहां टेंशन T1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। T1 बिकम्स इक्वल टू m1 इंटू जी। कितना मिल जाएगा? m बाई एल x1 इंटू जी। अब जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि m बाई एल इंटू जी तो कांस्टेंट। ध्यान से देखना, T1 इक्वल टू m g बाई एल इंटू x1 आ रहा है। क्या मतलब हुआ कि साहब ऊपर जाऊंगा, x को मैं यहां से नाप रहा हूं, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहां आने पर x की वैल्यू l हो जाएगी, तो जब x की वैल्यू l पुट करोगे तो l से l कैंसिल करोगे, टेंशन आ जाएगा mg। उम्मीद है यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी होगी। अब बताइए, अगर मैं b पॉइंट का टेंशन पूछूं तो आप कहोगे साहब ये वाला जो लेंथ है, सपोज x2, इस x2 लेंथ का मास अगर m2 है, तो जो बच्चों T2 होगा, T2 की वैल्यू m2g के बराबर होगी। एंड डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट है वहां टेंशन मैक्सिमम होगा, और इस मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कैपिटल mg के बराबर होगी। होपफुली यहां तक कहानी क्लियर हो चुकी होगी। आप कह सकते हैं कि टेंशन जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होगी, पर यह कहानी कब है? जब स्ट्रिंग हेवी है, उसका मास है। अगर आइडियल स्ट्रिंग होगी जिसको हम मासलेस मानते हैं, तो मासलेस स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट पर टेंशन एक समान बनी होती है, अलग अलग नहीं होती। पर हेवी रोप पर अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू अलग अलग होती है। होपफुली आपको यह कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। आगे मूव करते हैं और बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, टेंशन एक तरह का पुलिंग फोर्स है, टेंशन एक तरह का पुलिंग फोर्स है, तो उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का पुशिंग फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, और यह भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है।
पर ये एक तरह का पुशिंग फोर्स है। तो जो पुशिंग फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, उसका बिहेवियर कैसा होता है अगर इसकी बात की जाए तो सीधी सीधी बात करेंगे। यहां ध्यान से देखें, द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय विच टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस पुश ईच अदर। ये वो कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी वजह से दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं, और हमेशा वो पुशिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखें, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, दिस फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। उसी फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपके नॉर्मल रिएक्शन समझ में थोड़ा सा आया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या। मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं, इट इज द पुशिंग फोर्स। कई बार कुछ सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट बना होता है, कॉन्टैक्ट बनने का मतलब नॉर्मल नहीं होता। कॉन्टैक्ट बन गया इसका मतलब नॉर्मल नहीं। जब तक सरफेसेस एक दूसरे को पुश नहीं करेंगी तब तक नॉर्मल पिक्चर में नहीं आता। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, ये एक एम मास का ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है। जरा मुझे बताइए, इस एम मास के ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस पे क्या mg नीचे फोर्स लगाया होगा? अगर mg फोर्स नीचे लगाया तो ये जो सरफेस है जिसको हमने ग्राउंड बोला है, ये वाली सरफेस जो ग्राउंड है, इस पर m की वजह से नीचे की तरफ जो पुशिंग फोर्स लग रहा होगा वो mg होगा, तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड उसको ऊपर की तरफ दे देगा। मतलब ये सरफेस ये ब्लॉक जितने फोर्स से इस सरफेस को दबाएगा, प्रेस करेगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स आएगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आएगा। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम अलग से बना के बताऊं तो ये मैं सेपरेट कर लेता हूं और इसको भी मैं सेपरेट कर लेता हूं। अब जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस ब्लॉक पर mg नीचे लगेगा और जितने फोर्स से इस सरफेस प्रेस होगी उतना ही रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। मतलब इस ब्लॉक पर mg नीचे लगा और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस ग्राउंड ने इसको ऊपर दे दिया। अब यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, क्या mg और नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? थर्ड लॉ क्या बोलता है? ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस ऑलवेज अराइज इन पेयर्स। कोई भी फोर्स अकेला नहीं आता। All the fundamental forces always arise in pair. For every action, there is always equal and opposite reaction, and action and reaction acting on different bodies. तो यहां दो चीजें क्लियर हो गई कि साहब देखिए, एक तो जो mg और नॉर्मल रिएक्शन आपने लगा रखा है वो एक ही बॉडी पर है, और अगर एक ही बॉडी पे है तो हमें पता है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर जो बनते हैं वो अलग अलग बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, दो बॉडीज में होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि साहब होगा ये कि जितने सरफेस, जितने फोर्स से इस ब्लॉक ने इसको पुश किया था, उतने ही फोर्स से ये ग्राउंड भी ग्राउंड को पुश कर रहा होगा mg से, और जितना रिएक्शन फोर्स ग्राउंड ने इसको ऊपर दिया होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक ने इसको भी नीचे दे दिया होगा नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में। अब आप कह सकते हैं कि ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट है, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, तो ये मिलकर एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। ये mg और ये mg इक्वल एंड अपोजिट हैं, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे, तो ये बनेंगे AR पेयर। AR पेयर का मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी तरह से ये बनेंगे AR पेयर। AR पेयर का मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, हम इसको ठीक से ग्राउंड मतलब अर्थ की सरफेस पे ठीक से दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखें, ये सारी कहानी क्लियर है। देखिए, ये सरफेस है अर्थ की, इस अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं। आप मुझे बताइए बच्चों, अगर अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस पर mg अर्थ की वजह से नीचे लगेगा, रिएक्शन फोर्स जो अर्थ इसको देगी वो ऊपर आ जाएगा n की फॉर्म के अंदर। उतना ही नॉर्मल जितने फोर्स से ब्लॉक ने अर्थ को पुश किया, उतने ही फोर्स से अर्थ भी ब्लॉक को पुश करेगी। तो आप देख लेंगे कि इस n का रिएक्शन फोर्स तो n ही इधर आएगा, और अर्थ के ऊपर जो ऊपर की तरफ mg आएगा वो ऐसे आएगा। एक बार फिर से देखिए, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसको ध्यान से देखना, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब बताइए, उस पे mg नीचे की तरफ लगा होगा, ये mg, तो क्या इस पे उतना ही mg ऊपर की तरफ लगा होगा? डेफिनेटली। और आपको ये पता है कि ये mg वास्तव में F = g m अपॉन r स्क्वायर होता है, इसी को हम mg कहते हैं। ये बातें तो आप ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो mg लग रहे हैं ये दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट होंगे,
तो ये जो mg यहां लग रहा है, ये लगने वाला जो mg है, ये और ये mg जो है, ये दोनों दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे, AR पेयर। इसी तरीके से नॉर्मल जो लगेगा, अगर अर्थ के सरफेस में उस पर नॉर्मल ऊपर दिया तो उतना ही नॉर्मल इसको नीचे मिलेगा, तो ये नॉर्मल n है और ये नॉर्मल भी n है, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल जो बनेंगे, अब ये AR पेयर है। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे क्रिएट होते हैं, और नॉर्मल और mg कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। वैसे भी एक बात और दिमाग में रखें कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स का नेचर हमेशा सेम होता है। अगर दोनों ग्रेविटेशनल हैं तो दोनों ग्रेविटेशनल होंगे, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे। बच्चों मुझे बताइए, नॉर्मल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है और mg ग्रेविटेशनल नेचर का होता है, तो वैसे भी नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर बना ही नहीं सकते। नॉर्मल का रिएक्शन पेयर नॉर्मल बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन पेयर ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। आगे मूव करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी जब कोई भी सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट लूज कर देगा, राइट। आगे देखें, नॉर्मल फोर्स कैन ओनली पुश एन ऑब्जेक्ट, ये पुशिंग फोर्स होता है। जैसे हमने कहा टेंशन पुलिंग होता है बाहर की तरफ, तो पुशिंग सरफेस की तरफ होती है हमेशा, ये पुशिंग फोर्स है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड को जिस फोर्स से पुश करेगा, ये जो पुशिंग फोर्स है जिसको हम क्या बोल देते हैं, mg, उसकी वजह से नॉर्मल आता है, और पुशिंग हमेशा सरफेस की तरफ होती है। याद रहे, ये जो ब्लॉक है, ये ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा है, तो उतने ही फोर्स से ग्राउंड इसको ऊपर पुश कर रहा है। पुशिंग फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज बच्चों आपको अभी समझ में नहीं आएगी। इसका जो सेल्फ एडजस्टिंग बिहेवियर है, ये फ्रिक्शन के बाद आपको समझ में आएगा। जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही नॉर्मल भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। और नॉर्मल अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करता है, यह हम सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। बहुत इजी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वहां बात करेंगे। फिलहाल याद रख लें, नॉर्मल इज सेल्फ एडजस्टिंग, राइट। आगे देखें, मान लो इंक्लाइंड सरफेस से कोई थीटा एंगल का इंक्लिनेशन है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां नॉर्मल कितना बनेगा? आप बोलेंगे साहब यहां नॉर्मल हम बता सकते हैं कंफर्टेबली। कैसे बताएंगे? कि देखिए साहब, इस पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और ये एंगल थीटा, और mg का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos थीटा। mg का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? mg sin थीटा। तो ये जो अगर सरफेस ये स्मूथ है, क्या है ये? स्मूथ, तो इस mg sin थीटा का अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ऑब्जेक्ट mg sin थीटा की वजह से इधर एक्सेलरेट होगा। लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर mg cos थीटा फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इसको प्रेस कर रहा होगा, तो ये नॉर्मल कितना दे देगा बच्चों? नॉर्मल की वैल्यू बन जाएगी mg cos थीटा। अगर आप चाहें तो फिर से एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कि साहब देखिए, इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा था, mg का जो ये कंपोनेंट था वो mg cos थीटा था, और ये कंपोनेंट mg sin थीटा है, राइट। और इस सरफेस से नॉर्मल इधर मिल जाएगा n, जिसकी वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी। अब मुझे बताइए, ये जो नॉर्मल इधर मिला है, उतना ही नॉर्मल इस पे इधर लगेगा, उतना ही नॉर्मल इस पे इस तरफ लगेगा, लाइक दिस। और ये जो n है, इसकी वैल्यू बन जाएगी mg cos थीटा। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम था। अलग अलग फोर्सेस किस तरह से एक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखें। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा होता है, तो इस m मास के ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल रिएक्शन आता है, उसकी वैल्यू mg के बराबर होती है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर आएगा। यहां तक की कहानी भी क्लियर हो चुकी होगी। आगे मूव करते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और आसान चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए यहां से मिलने वाला नॉर्मल कितना होगा, मान लो अगर ये n1 है, तो n1 की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है, अभी अभी आपने बताया सर, n1 तो mg के बराबर होगा। n1 किसके बराबर होगा? mg के बराबर। बताइए क्या इस वर्टिकल वॉल से भी नॉर्मल आएगा? मान लो ये n2 है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी? बताइए n2 की वैल्यू क्या होगी? कुछ बच्चे तो बोल देंगे साहब नॉर्मल आएगा, लेकिन नॉर्मल नहीं होगा। मैंने आपसे क्या कहा? नॉर्मल एक तरह का प्रेसिंग फोर्स है।
जब तक एक सरफेस दूसरे सरफेस को किसी ना किसी फोर्स से पुश नहीं करेगी तब तक नॉर्मल क्रिएट नहीं होता। इसका यह मतलब होता है कि देखिए इस एम मास के ऑब्जेक्ट ने इस सरफेस को तो एम जी से प्रेस किया इसलिए नॉर्मल आ गया, पर क्या इधर से इस वॉल को कोई फोर्स प्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस नॉर्मल की वैल्यू जो है n2 की वो 0 मिलेगी। लेकिन दूसरा केस देखिए, अभी मैंने इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब आप कह सकते हो कि साहब ये वाला जो नॉर्मल n1 है ये तो mg ही है, और यहां से जो नॉर्मल मिलेगा वो नॉर्मल n2 इस 10 न्यूटन फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं अलग से, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में आप ये समझ सकते हैं कि देखिए यहां पर आप कह रहे हैं कि साहब आपने इधर फोर्स लगाया F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, वर्टिकल वॉल ने इधर फोर्स लगा दिया, इधर नॉर्मल की फॉर्म में n2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो बताइए इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो गया? 0। mg नीचे लगा था और यहां से नॉर्मल n1 मिल गया mg की फॉर्म में। आप मुझे बताइए ये mg इसको बैलेंस करके रखेगा और ये जो फोर्स है वो नॉर्मल को बैलेंस करके रखेगा, तो इस पे नेट फोर्स 0 हो गया। आपने अगर यहां पे नॉर्मल बता दिया तो आप डायरेक्शन बताएंगे इस तरफ। अब जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप मुझे बताइए इस एन बाई चांस कोई बच्चा बोलता है कि साहब नहीं नॉर्मल तो आना चाहिए, n2 की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि सरफेस पे कांटेक्ट है वहां। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप तो आप मुझे बताइए इसके फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आप ये कह सकते हो सब ये mg था, तो ये वाला जो है n1 ये तो mg है, पर बताइए इधर अगर आप n2 की बात करेंगे तो सब इस तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो अगर इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा तो n2 0 होगा। होपफुली कहानी क्लियर हो चुकी होगी। इजी एंड इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये एक सरफेस है, यहां से नॉर्मल कितना मिलेगा कि साहब n इक्वल टू mg के बराबर होगा, क्योंकि इस पे mg नीचे लग रहा होगा उतना नॉर्मल मिल जाएगा। एक मैं ऑब्जेक्ट और रखता हूं। अभी बताइए यहां से नॉर्मल कितना मिल रहा है? mg। लेकिन इसके ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट और रख देता हूं, अब क्या होगा कि साहब देखिए यहां से जो नॉर्मल मिलेगा, ये नॉर्मल अगर n1 बोलता हूं तो ये तो mg होगा। इस सरफेस से अगर बात करें तो जो नॉर्मल मिला वो mg होगा। इस सरफेस से जो नॉर्मल मिलेगा n2 वो कितना होगा? वो 2mg होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है इन दोनों का वेट से प्रेस हो रही है। अगर दोनों के वेट से प्रेस हो रही है तो यहां से नॉर्मल क्या मिलेगा? 2mg। अगर आप चाहें तो इसका FBT अलग से बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखिए ये m मास का ऑब्जेक्ट, इस पे mg नीचे लगा होगा और ये मिल गया मुझे n1 mg के बराबर। मान लेता हूं ये a है तो मैंने इसका a का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। इसको b बोल देता हूं। अगर आप b का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे अलग से तो b के फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या बोलोगे कि देखिए साहब ये वाला जो mg है वो इस पे इधर लगेगा और इसका मास खुद का m है तो ये mg भी नीचे लगेगा। तो ये mg और ये mg दोनों मिलकर यहां से कितना नॉर्मल देंगे? n2 की वैल्यू 2mg हो जाएगी। उम्मीद है ये भी आपके समझ में आ चुका होगा कि सिंपल सा केस था। ऐसे आप जितने ब्लॉक रखते जाएंगे उतना नॉर्मल बढ़ता जाएगा ग्राउंड वाली सरफेस पर। एग्जांपल देखिए, यहां पर एक वर्टिकल वॉल, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक रोड ऐसे इंक्लाइन रखी हुई है। इस सिचुएशन में आप मुझे बताइए क्या इसके सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे लगेगा? डेफिनेटली नीचे लगेगा। इस सरफेस से नॉर्मल ऊपर आएगा n1 की फॉर्म में और इस सरफेस से सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर आएगा n2 की फॉर्म में। उम्मीद है यहां तक आपके समझ में आ चुका होगा कि नॉर्मल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास पे mg नीचे। राइट, बढ़े आगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, 5 coins are placed one over another as shown in figure. Find out normal contact force exerted by third coin on the fourth. 1 2 3 4 5। इस वाले ने इस पे कितना लगाया, इसकी बात की जा रही है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए ये सरफेस है, यहां हमने एक कॉइन रख दिया। आप मुझे बताइए जो कॉइन आपने यहां रखा है, इस कॉइन पर यहां ग्राउंड से कितना नॉर्मल मिलेगा? कि साहब ये जो नॉर्मल मिलेगा अगर वो n1 है तो वो mg के बराबर होगा। इसके ऊपर एक कॉइन और रख देता हूं। अब आप कहोगे कि साहब देखिए ग्राउंड से जो नॉर्मल मिलेगा यहां से वो तो 2mg हो गया, लेकिन पहले वाले कॉइन से
दूसरे वाले कॉइन को जो मिलेगा वो नॉर्मल mg के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं तीसरा कॉइन और रख देता हूं तो क्या होगा कि साहब थर्ड कॉइन रख दोगे तो ग्राउंड से जो नॉर्मल मिलेगा वो तो 3mg के बराबर होगा, लेकिन जो सेकंड कॉइन है उससे जो थर्ड कॉइन को मिलेगा वो mg होगा, और याद रहे उतना ही रिएक्शन फोर्स इसको नीचे की तरफ मिलेगा mg। अगर मैं चौथा कॉइन रख दूंगा तो क्या होगा कि साहब ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो तो 4mg के बराबर हो जाएगा, लेकिन थर्ड कॉइन से जो फोर्थ को ऊपर मिलेगा वो नॉर्मल mg के बराबर होगा, और जितना कि थर्ड कॉइन ने 4 कॉइन पर नॉर्मल लगाया उतना ही 4 भी थर्ड पे लगा देगा mg के बराबर। फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, राइट। अगर मैं फिफ्थ कॉइन की बात करूं तो बताइए ग्राउंड से कितना नॉर्मल हो गया कि साहब ग्राउंड से तो हो गया 5 mg के बराबर नॉर्मल। फिफ्थ कॉइन से जो फोर्थ कॉइन से जो फिफ्थ कॉइन को नॉर्मल मिलेगा वो mg होगा, और उतना ही फिफ्थ से 4 को जो नीचे मिलेगा वो भी mg होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, मैं सारे केस को इरेज कर देता हूं, ये लीजिए फिर से समझते हैं। ये ग्राउंड है, इस कॉइन से ग्राउंड को कितना नॉर्मल, ग्राउंड से इस कॉइन को कितना नॉर्मल मिला mg। तो आप कहेंगे साहब ये ग्राउंड था और ये कोई कॉइन है। अगर इस कॉइन का अलग से डायग्राम बना लेता हूं तो आप कहेंगे साहब देखिए इसको इसने mg ग्राउंड पे नीचे लगा, mg नीचे लगा, तो ग्राउंड से जो मिला वो n mg के बराबर हो गया। ये पहली कहानी होगी। अगर मैं दूसरा कॉइन रख देता हूं वैसे, अब जरा मुझे बताइए अब क्या होगा कि साहब इस सिचुएशन के अंदर आपने 2 कॉइन रख दिए हैं, और अगर आपने 2 कॉइन रख दिए तो ये जो दोनों कॉइन हैं, ये जो दोनों कॉइन हैं वो ग्राउंड पे रखे हुए हैं और दोनों का मास m है, तो ग्राउंड से जो नॉर्मल मिल रहा होगा वो तो 2 mg के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? क्या उतना ही फोर्स ग्राउंड के ऊपर mg की तरफ 2 mg लग रहा होगा, तभी तो नॉर्मल 2 mg ऊपर मिल रहा है। जो हमारा पहला कॉइन है, दूसरा कॉइन है, दूसरे कॉइन ने पहले कॉइन पे कितना लगाया कि साहब ये हमारा कॉइन नंबर 2 था और ये हमारा कॉइन नंबर 1 है। आप समझना ध्यान से, और ये ग्राउंड है। आप कहेंगे दूसरा, ये कॉइन नंबर 1 है, दूसरा कॉइन जो है उसका mg नीचे लगेगा, तो वो mg पहला वाला कॉइन नॉर्मल की फॉर्म में बैलेंस कर देगा, n = mg। तो पहले ने दूसरे पे कितना लगाया mg, दूसरे ने पहले पे कितना लगाया mg, लेकिन दोनों ने मिलकर ग्राउंड पे कितना लगाया 2 mg। उम्मीद है यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी होगी, और अगर ये कहानी क्लियर हो चुकी है तो अब आप बता सकते हैं कि बताइए हमारे पास अगर हम बात करें फोर्थ कॉइन ने थर्ड के ऊपर कितना लगाया, जितना फोर्थ कॉइन थर्ड के ऊपर एग्जर्ट करेगा, जितना फोर्थ कॉइन थर्ड के ऊपर लगाएगा उतना ही थर्ड फोर्थ के ऊपर लगाएगा। ध्यान से देखे जाए, ये देखें, बताइए ये 5 कॉइन रखे हुए हैं, जरा मुझे बताइए ऊपर वाले जो 2 कॉइन हैं, ये वाले जो 2 कॉइन हैं, इनका मास कितना होगा 2 mg। तो ये जो 2 कॉइन है, यहां ध्यान से देखो, समझना, ये है हमारे पास, और ये इनको ध्यान से देखना, ये कॉइन नंबर 4 और ये कॉइन नंबर 5, दोनों का मास m और m 2m है। तो ये दोनों मिलकर के कॉइन नंबर 3 पर 2 mg फोर्स नीचे लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए क्या कॉइन नंबर 3 उतना ही नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में ऊपर लगा देगा 2 mg? तो हमारा आंसर जाएगा 2 mg। फोर्थ कॉइन और थर्ड कॉइन के बीच में बात की जा रही है। 5 coins are placed one over another as shown in figure. Find out normal contact force exerted by the fourth coin on the third. फोर्थ कॉइन ने जो थर्ड पे लगाया वो 2 mg होगा, उतना ही थर्ड फोर्थ पे लगा देगा। आई होप समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, ये तो हमारा पास आंसर होगा। ये एक इंटरेस्टिंग और इजी सवाल है, काफी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हमारे पास बच्चों यहां पे क्या है कि देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट रखे हुए, ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल वॉल है, और आपने इधर से F फोर्स लगा दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा है 5 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्थ ब्लॉक ऑन थर्ड। यहां पूछा है कि फोर्थ ब्लॉक से थर्ड ब्लॉक के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा। हमें पता है फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं, एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में आएंगे। तो जरा बताइए क्या इस वॉल की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा? खुद इमेजिन करें, हम ऐसे 5 ब्लॉक रख देते हैं, उधर से फोर्स लगा दें, तो क्या ये वॉल अगर रेस्ट पे है तो क्या पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा? डेफिनेटली पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे होगा।
तो हर एक ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या है? 0। हम सबसे पहले ब्लॉक नंबर 5 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर ये रेस्ट पे है तो जितना फोर्स आपने इधर लगाया एक्सटर्नल फोर्स F, उतना ही फोर्स ब्लॉक नंबर 5 पे इधर लगा देगा। नेट फोर्स 0 हो गया। और फोर्सेस तो पेयर में आते हैं, तो अगर ब्लॉक नंबर 4 ने 5 पे इधर फोर्स लगाया है तो ब्लॉक नंबर 5 भी तो 4 पे उधर फोर्स लगाएगा। तो अगर आप इसका अलग से डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि साहब जितना फोर्स इस पे इधर लगा उतना इधर लग जाएगा, और क्योंकि ये भी रेस्ट पे है तो ब्लॉक नंबर 3 उतना ही फोर्स इधर लगा देगा। तो ये F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा। इसी तरीके से ये F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी F हो जाएंगे और इसी तरीके से ये फोर्स भी सब F हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सब तरफ लग रहे हों, और वॉल से जो इधर मिलेगा वो भी F के बराबर होगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, देखिए इसका भी कहानी क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। इसका मतलब आप किसी भी ब्लॉक पे किसी की भी वजह से फोर्स पूछ लें, फोर्स की वैल्यू, कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू F के बराबर ही आएगी। तो उम्मीद है केस भी आपके समझ में आ चुका होगा और आपने समझने की कोशिश की होगी कि नॉर्मल क्या होता है और टेंशन क्या होता है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए एक गोल्फ बॉल है जो दो सपोर्ट्स पे रखी हुई, दोनों जो सपोर्ट्स हैं उनका हाइट सेम है। ये हाइट h है तो ये हाइट भी h। अब यहां मजेदार चीज क्या है, क्या सिमेट्री है। तो आपको बताना यह है कि ये जो सरफेस है जहां कांटेक्ट में है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लग रहा होगा वो कैसे आएगा। आप कहेंगे साहब ये तो नॉर्मल इधर आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर n, और उतना ही नॉर्मल यहां से आ जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर n, और सेंट्रल मास पे लग जाएगा नीचे की तरफ mg। ये फोर्सेस लग रहे होंगे गोल्फ बॉल पे। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस सरफेस ने गोल्फ बॉल पर इधर नॉर्मल लगाया तो उतना ही नॉर्मल इस पे इधर भी आ रहा होगा। अगर इस सरफेस ने गोल्फ बॉल पे नॉर्मल इधर लगाया तो उतना ही नॉर्मल इस पे इधर भी आ रहा होगा। और यहां सिमेट्री है इसलिए दोनों नॉर्मल सेम आएंगे। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, इसको बड़ा कर दूं लाइक दिस, अब इस बार ये H1 है और ये क्या है H2, H1 और H2 है। अब ध्यान से समझना। अब आप कह सकते हो कि साहब अब सरफेस के परपेंडिकुलर जो इधर नॉर्मल आएगा वो N1 होगा और इधर जो नॉर्मल आएगा वो N2 होगा। पर यहां मैं कह सकता हूं N1 इज नॉट इक्वल टू N2। यहां क्या आएगा mg, यहां क्या आएगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये वाला केस देखिए, ये ग्लास का कोई भी ग्लास है, ये एक जार या कंटेनर है, इसमें कोई एक बॉल रख देता हूं। आप बताइए यहां से नॉर्मल कितना आएगा कि साहब mg के बराबर n इक्वल टू कितना आ जाएगा mg। यहां से नॉर्मल कितना आएगा कि साहब अभी ने सिखाया आपने तो 0 मिलेगा, क्योंकि इधर कोई प्रेसिंग फोर्स नहीं तो इधर नॉर्मल 0 मिलेगा। तो यहां तक की कहानी क्लियर। अब समझे मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं इस तरफ एक बॉल और रख देता हूं, अब यहां एक बात समझने वाली है कि इस बॉल का जो डायामीटर है अगर वो d है और इस बॉल का डायामीटर भी d है, दोनों का डायामीटर सेम है, तो ये जो है हमारे पास ये 2d के बराबर है। इसका मतलब ये जो विड्थ है वो एग्जैक्टली दोनों के डायमीटर के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि एग्जैक्टली फिट हो रही होंगी यहां पर, तो इनके बीच में कोई भी प्रेसिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई प्रेसिंग फोर्स नहीं लग रहा है यहां पर, अब आपसे पूछता हूं कि बताइए यहां से नॉर्मल कितना मिलेगा कि साहब यहां से तो नॉर्मल मिलेगा mg, यहां से भी नॉर्मल मिलेगा mg, और यहां से कोई नॉर्मल नहीं मिलेगा, यहां से कोई नॉर्मल नहीं मिलेगा, तो यहां भी कोई रिएक्शन फोर्स क्रिएट नहीं होगा। बहुत आसान है। अब समझना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों मैंने थर्ड बॉल यहां रख दी, अब क्या होगा। अब आप कहेंगे कि साहब यहां पे जो mg लगेगा, यहां पे जो mg लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अगर ये mg नीचे लग रहा है, इसको मैं ठीक से समझाता हूं आपको। अगर यहां mg इधर लग रहा है इस वाली बॉल पर, यहां से रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में इधर जाएगा, यहां से सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में इधर जाएगा, वही n इधर आएगा और वही n इधर आएगा। अब आप कह सकते हो इस n का ये जो कंपोनेंट है उससे ये वॉल इधर पेस होगी तो इतना ही नॉर्मल इधर आ जाएगा। n1 बोल देता हूं, तो ये जो अगर इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये n है तो ये क्या बनेगा n cos थीटा। तो इस n1 की जो वैल्यू होगी वो n cos थीटा के बराबर होगी। इसी तरीके से अगर ये n है
और ये एंगल भी हम थीटा कंसिडर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एन कॉस थीटा। तो जो यहां से नॉर्मल आएगा एन 1 के बराबर ही होगा और वो भी एन कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो होपफुली ये भी आपके समझ में आ चुका होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल और टेंशन दोनों का बिहेवियर क्या होता है। आप इस लेक्चर को बार बार देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें, आपको डेफिनेटली टेंशन और नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले लेक्चर में और मजेदार चीजें पढ़ाऊंगा। होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके प्रैक्टिस करें और खूब पढ़ें, खूब जम के पढ़ाई करें। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मैकेनिक्स का फंडामेंटल चैप्टर है। इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आगे मैकेनिक्स समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।